अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम जल्दी से सेक्शन ए के जो है वो एमसीक्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। असल में मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, तो ठीक है, हम उनको जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो की क्वालिटी भी मुझे लगता है लो ही जाएगी और कैमरा भी हिलता ही जाएगा, बट आप लोग ठीक है कंप्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है बायोसाइकोसोशल मॉडल। इसमें से जो पॉइंट है मुझे लगा ऐसे आ सकते हैं एमसीक्यू, वो ये पॉइंट सी है कि जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं, एक पूरा ट्रायड बना देते हैं। और ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं मेनली किसी भी डिजीज़, एक मिनट, किसी भी डिजीज़ को कॉज करने में। तो ये तीन इसके मेनली डिटर्मिनेंट्स होते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती है। उसमें आ जाता है किसी भी बॉडी का, किसी भी डिजीज़ का जो स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल या मालिक्यूलर स्टडी हम करते हैं कि स्ट्रक्चर कोई चेंज आया है तो डिजीज़ हुई है, कोई मालिक्यूलर चेंज आया है तो डिजीज़ हुई है। ये सारा कुछ आ जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, वो पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसी थी, उसके एटीट्यूड्स क्या थे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, उसकी मोटिवेशन क्या थी। एक आसान से एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो जो डेंगू फीवर में हम देखते हैं कि जो उसकी एटियोलॉजी बन रही होती है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चेंजेस आ रहे होते हैं, वो होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। जब हम देख रहे होते हैं उस पेशेंट को डेंगू इसलिए हुआ है क्योंकि वो पेशेंट का बहुत केयरलेस बिहेवियर था। वो जो है वो उसी जैसे डेंगू हो जाता है कि अगर जो है वो हम अपना ख्याल ना रखें, हम फुल स्लीव्स ना पहने, हम जो है वो मॉस्किटो से ना बचें, तो फिर उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का था, इसीलिए उससे डेंगू हो गया। थर्ड चीज़ आ जाती है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आ जाते हैं उसकी फैमिली कैसी है, उसकी सोसाइटी कैसी है। तो अगर डेंगू वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएँ तो अगर वो पेशेंट जो है वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, वहाँ पर पुअर डिस्पोजल है वाटर की, और वाटर जो है वो यूजली जो साफ़ पानी होता है वो जमा रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको डेंगू हो जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स मेनली डिटरमाइन करते हैं। आगे चले हमारे पास ये आ जाता है कि बीपीएस मॉडल की क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। तो वही वाली चीज़ आ गई कि बीपीएस मॉडल जो है हमारे पास वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं, हम उनमें देखते हैं कि बायोलॉजिकली क्या चीज़ आई है, साइकोलॉजिकल कौन से फैक्टर्स आए हैं और सोशल कौन से फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे वही डेंगू वाली एग्जांपल है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर एंड पर आके उसने ये एक पॉइंट बताया, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिनको हम आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज होने से उन डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या लाइफ स्टाइल चेंज करने से उन डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है। एक हार्मनी जो हमारी बॉडी में बनाई जाती है नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हुए, कि जो चीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पर ही रहे, हमारी ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल चलती रहें। उसके बाद एलोस्टेसिस आ रहा है। एलोस्टेसिस को आपने ए से याद रखना है, अडॉप्टेशन। एलोस्टेसिस होती है कि आने वाले ख़तरे को देखकर पहले से इंतज़ाम कर लिया जाए, यानी कि अडॉप्टेशन हम ले लेते हैं, हमारी बॉडी अडॉप्टेशन ले लेती है प्रिडिक्ट करके कि भाई आगे कुछ ऐसा होगा जिससे बॉडी का होम्योस्टेसिस ख़राब हो सकता है, तो मैं पहले ही अडॉप्टेशन ले लूँ। जैसे अगर किसी ने कोई बहुत गर्म दिन में काम करना है, गर्मी में काम करना है, तो वो ज़्यादा पानी पिएगा उस दिन, ताकि इससे पहले उसे डिहाइड्रेशन हो जाए, वो पहले से फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर दे। तो इसका मतलब है नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए हमारी बॉडी के पास होम्योस्टेसिस है और एलोस्टेसिस है। तो आगे हमारे पास एक टर्म आ जाती है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या है कि जब हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस के दोनों मैकेनिज्म काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल है, तो इसको यूस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस में ये कोई इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गया और इस फैक्टर ने आके बॉडी को चैलेंज किया, जिसकी वजह से बॉडी की होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म या बॉडी के एलोस्टेसिस मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। अच्छा, डिस्ट्रेस का मैंने पीछे भी आपको बताया और इस पेज पे भी उन्होंने डिस्ट्रेस की और सिकनेस की डेफिनेशन दी हुई है। तो डिस्ट्रेस को ना यूजुअली हम अपने ऊपर अगर फील करेंगे ना, फिर हमें इसको एग्जैक्टली याद रहेगा। जैसे डिस्ट्रेस क्या है कि हमें वैसे फीलिंग आ रही होती है कि हमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं हुई, हमें वैसे ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हम उदासी वाली फीलिंग आ रही होती है कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, तो उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। आपने याद रखना, एक अनप्लेजेंट से जो हमें फीलिंग आ रही होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। ठीक है, और इसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, कोई साइकोलॉजिकल डैमेज आपकी बॉडी को नहीं हुआ, बस आपको फीलिंग ऐसी आ रही है। अब इसके सिम्टम्स आपको क्या आ सकती हैं, आपको हेडेक फील हो सकती है, आपको बैक एक फील हो सकती है, एक इनडाइजेशन की फीलिंग, ठीक है, हैवीनेस फील हो सकती है एब्डोमेन में, हेड में, डिजीनेस, फटीग, कुछ करने का दिल नहीं करता, इवन बेड से उठने का भी दिल नहीं बाज़ औक़ात कर रहा था। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के लिए क्या होता है कि आप कुछ देर जो है वो अपने दोस्तों से मिलो, बातें वगैरह करो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको मज़ा आता है, या आप पैरासीटामोल लो तो आप ठीक हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। आगे हमारे पास सिकनेस आ गई। सिकनेस क्या है,